उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गंगा के मैदान के बीच हमारा उत्तराखंड राज्य स्थित है और इसी की भौतिक संरचना या कहें धरातली स्वरूप के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो भौतिक संरचना के आधार पर हम उत्तराखंड को इन 8 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक एक कर हम इन भागों के बारे में आगे आने वाली वीडियो में भी जानेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं उत्तर से। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी क्षेत्र है ट्रांस हिमालय, लेकिन इसके बारे में हम सबसे लास्ट में जानेंगे। क्योंकि ट्रांस हिमालय का कुछ भाग तो इंडिया में है, लेकिन जो अधिकतर भाग है वो तिब्बत में पड़ता है, जो फिलहाल चाइना के अंडर है। इसलिए इसे हम सबसे लास्ट में देखेंगे। अभी शुरुआत करते हैं मुख्य हिमालयी क्षेत्र से, ग्रेटर हिमालयाज, जो कि ट्रांस हिमालय के एकदम दक्षिण में स्थित है। आप इसे कह सकते हैं महान हिमालय, वृहत हिमालय, आंतरिक हिमालय, उच्च हिमालय, कई सारे इसके नाम हैं, किसी भी नाम से आप इसे पुकार सकते हैं। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशु गीत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आशु गीत ट्रेडमार्क एम्पायर। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 2000 में उत्तराखंड को हिमालय राज्य की संज्ञा दी गई और वो भारत का 11वां हिमालय राज्य बना। सबसे पहले ये संज्ञा असम को दी गई थी और असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के समय हिमालय राज्य घोषित किया गया था। बाकी के जो 10 राज्य हैं उन्हें हिमालय राज्य का दर्जा कब कब मिला, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिमालय राज्य असल में वे राज्य हैं जिनमें हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार होता है और इसी श्रेणी में से एक मुख्य हिमालय श्रेणी की आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। शायद आप जानते हो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को हमारे प्राचीन ग्रंथों में 3 भागों में बांटा गया है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो जो मुख्य हिमालय पर्वत श्रेणी है ये कहलाती है हिमाद्री। हिमाद्री इसलिए क्योंकि हिमाद्री का अर्थ है हिम से ढका हुआ। उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो जैसे जैसे आप उत्तर की ओर बढ़ते हैं हिमालयी पर्वतों का आकार बढ़ने लगता है और जाहिर सी बात है, पर्वत जितने ऊंचे होते जाएंगे उन पर उतनी ही बर्फ पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है और इसीलिए अधिक बर्फ पड़ने के कारण इस क्षेत्र को या इस पर्वत श्रेणी को हिमाद्री कहा जाता है। ये क्षेत्र उत्तराखंड में उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, इन 6 जिलों में मुख्यतः फैला हुआ है और इस श्रेणी के जो पर्वत हैं वो लगभग उत्तर से दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए हैं और इनकी ऊंचाई जो है वो 4500 से 7817 मीटर, जो कि नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसकी ऊंचाई है, जिसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की जो प्रमुख ऊंची चोटियां हैं वो सभी इसी श्रेणी में स्थित हैं, जैसे कामेत, नंदा देवी पूर्वी। जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी पश्चिमी और ये जो तीसरे नंबर पे है ये है नंदा देवी पूर्वी। ये दोनों पर्वत बिल्कुल साथ में स्थित हैं और पश्चिम से पूर्व तक इनकी चोटियों के बीच की लंबाई 2 किलोमीटर है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है माणा, फिर बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, सतोपंथ, द्रोणागिरी या दुनागिरी और गंधमादन। दुनागिरी नाम का एक और पर्वत उत्तराखंड में है जो कि अल्मोड़े जिले में है, लेकिन ये वाला चमोली में है। बल्कि ये सभी टॉप 10 पर्वत सभी के सभी चमोली जिले में ही स्थित हैं। अब इस पर्वत श्रेणी में स्थित इन प्रमुख पर्वतों के बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं। नंदा देवी कंचनजंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है और जो नंदा देवी पूर्वी है उसे सुनंदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है ये दोनों पर्वत 2 जुड़वा देवियों माँ नंदा और माँ सुनंदा का प्रतीक हैं। और फिर इसी पर्वत के पास ही में स्थित है नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि 1982 में बनाया गया था और फिर 1988 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया और 2005 में इसका नाम बदलकर नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कर दिया गया।
बात करें बद्रीनाथ पर्वत की, तो इसका बद्रीनाथ मंदिर से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो बद्रीनाथ घाटी है वो नर पर्वत और नारायण पर्वत के बीच में स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन जो बद्रीनाथ मंदिर है वो नारायण पर्वत की तलहटी पर स्थित है। त्रिशूल पर्वत की खासियत ये है कि इसे आप अलग अलग जगहों से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल अलग पर्वत दिखाई देगा, बल्कि अलग अलग महीनों में भी आपको ये अलग पर्वत दिखाई देगा। जैसे अगर आप इसे रानीखेत या अल्मोड़ा से देखेंगे तो आपको ये नुकीला पर्वत दिखाई देगा, जबकि गोपेश्वर से देखेंगे तो सपाट पर्वत दिखाई देगा। वहीं फरवरी से जून के बीच में अगर आप इसे देखें तो ये आपको गंभीर मुद्रा में दिखेगा, जबकि जुलाई से अक्टूबर के बीच ये आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देगा। सतोपंत पर्वत से एक ग्लेशियर लगा हुआ है, या कहें एक ग्लेशियर निकलता है, सतोपंत ग्लेशियर, जिसमें आगे चलकर अलकापुरी नामक जगह पर एक और ग्लेशियर आके मिलता है और वहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। इसके अलावा भागीरथी, धौली गंगा, गौरी गंगा आदि बहुत सारी नदियाँ इसी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में कई सारे ग्लेशियर हैं, यानी हिमनद हैं, जिन्हें हिमानिया या फिर बर्फ की नदियाँ भी कहते हैं, और स्थानीय भाषा में इन्हें बमक के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के कारण कई सारी छोटी बड़ी नदियां यहाँ से निकलती हैं। अब बात करते हैं इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई के आधार पर विभाजन की। तो इस पर्वत श्रेणी में जो पर्वत हैं उसमें लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर को किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर साल भर बर्फ गिरी रहती है। और उससे निचले भाग में यानी 12,000 से 10,000 फीट तक आपको कुछ विशेष प्रकार की घासें और झाड़ियाँ मिलेंगी। लेकिन 10,000 फीट से जब आप नीचे आएंगे तो आपको नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वन मिलेंगे, जैसे चीड़, साल या फिर सागौन आदि के वृक्ष उन वनों में पाए जाते हैं। और इससे भी नीचे यानी लगभग तलहटी के पास अगर आप आएंगे तो आपको घास के मैदान मिलेंगे, जिन्हें बुग्याल, पयार, अल्पाइन आदि नामों से जाना जाता है। और इसी तरह का एक घास का मैदान चमोली जिले में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। फूलों की घाटी में आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे रंग बिरंगे अलग अलग किस्मों के फूल देखने को मिलेंगे, और हमारा स्टेट फ्लावर ब्रह्म कमल भी आपको फूलों की घाटी में आसानी से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सन 2005 में यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। मुख्य हिमालय की इन्हीं घाटियों में यहाँ की मूल निवासी भूटिया जनजाति के लोग रहते हैं। ये यहाँ पे पशुपालन और ऊन, खाल, जड़ी बूटी आदि का व्यवसाय कर अपना जीवन यापन करते हैं। भूटिया जनजाति में कई सारी उपजातियां भी हैं, जैसे जाट, मारछा, तोलछा, शौका, जोहार। ये सब लोग ग्रीष्म काल में 10,000 फीट से ऊपर के जो चारागाह हैं, यानी बुग्याल या फिर अल्पाइन है, वहाँ पर अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। ग्रीष्म काल से याद आया, ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूडी और खरसाऊ कहते हैं, जबकि शीत ऋतु को स्यूंद व शीतकला के नाम से जाना जाता है, और वर्षा ऋतु को यहाँ कहते हैं बसगाल या चौमास। और अगर वर्षा की बात करें तो मुख्य हिमालय में या वृहद हिमालय में अन्य हिमालयी पर्वत श्रेणियों की अपेक्षा सबसे कम वर्षा होती है। ऐसा एक तो उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण होता है, और दूसरा यहाँ पर बेहद कम तापमान होता है, जिससे जो भी वर्षा होती है वो बर्फ के रूप में होती है, यानी कि हिमपात होता है। तो जलीय वर्षा के रूप में यहाँ बस नाम मात्र की ही वर्षा होती है। हालांकि ग्रीष्म काल में यहाँ पर जलीय वर्षा की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय मानसूनी हवाएं पर्वतों से टकरा कर यहाँ पर वर्षा कराती हैं। तो ये थी जानकारी महान हिमालय या फिर मुख्य हिमालय या वृहद हिमालय के बारे में। आगे आने वाली वीडियो में हम बाकी के बचे क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर सर्च कीजिए आशुगीत TM एम्पायर, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।